अभी हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ करेंगे एक प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर का जो कि लैगिंग लोड पे है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें वोल्टेज सप्लाई करेंगे V1 वोल्टेज सप्लाई दिए। V1 वोल्टेज सप्लाई करने के बाद इसके थ्रू I1 करंट फ्लो हुआ, इस वाइंडिंग के थ्रू I1 करंट फ्लो हुआ। यहाँ पे जंक्चर है, इस जंक्चर के थ्रू यहाँ पे मेरा करंट का दो पार्ट हुआ। पहला जो है वो मेरा हो गया आई नोड, जिसको हम लोग नो लोड करंट भी बोलते हैं, ठीक है, नो लोड करंट। और ये जो I2 डैश है वो इस लोड के कारण क्रिएट हुआ। यदि हम लोग यहाँ पे लोड लगाते हैं इस लोड का जो नेचर है वो इंडक्टिव नेचर है। इस लोड का नेचर क्या है? इंडक्टिव नेचर। इंडक्टिव नेचर क्या करता है? लैगिंग पावर फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। इंडक्टिव नेचर का लोड होता है इसमें, यानी इसमें करंट जो होगा वो क्या करेगा? लैग करेगा। करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। किसको लैग करेगा? इस V2 को लैग करेगा विथ एंगल, सपोज ये फाई एंगल से लैग कर रहा है। कितना एंगल से? फाई एंगल से लैग कर रहा है। चूँकि हम लोग यहाँ पे इंडक्टिव लोड इसको कंसिडर किए हैं, तो ये क्या करेगा? लैग करेगा। और किस एंगल से कर रहा है? फाई एंगल से लैग कर रहा है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि इस कोर में क्या है? फ्लक्स है। कौन सा फ्लक्स? मेन फ्लक्स, मैग्नेटाइज फ्लक्स, ठीक है। ये जो मेन फ्लक्स है वो क्या है? इन दोनों मीडियम, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का एक मीडियम है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं मीडियम पॉइंट जो है, ये जो फ्लक्स है इसी के थ्रू मेरा प्राइमरी वोल्टेज भी इंड्यूस होता है और इसी के थ्रू मेरा सेकेंडरी वोल्टेज भी इंड्यूस होता है, बराबर। तो जो रेफरेंस लाइन हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे वो हम लोग जो कॉमन है दोनों के लिए उसको ड्रॉ करेंगे। तो फिर सवाल ये क्रिएट होता है कि स्टार्ट किधर से करेंगे हम लोग, प्राइमरी से कि सेकेंडरी से? तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना होगा कि प्राइमरी में क्या क्या कंपोनेंट है। प्राइमरी में हम लोग देख रहे हैं I1 कंपोनेंट है, आई नोड कंपोनेंट है, I2 डैश कंपोनेंट है। ये तीन जो है मेजर कंपोनेंट है। लेकिन जो I2 डैश है ये क्या है? मेरा लोड कंपोनेंट है। ये मेरा लोड कंपोनेंट है, लोड कंपोनेंट। लोड कंपोनेंट है। चूंकि मेरे पास यहाँ पे लोड इंट्रोड्यूस्ड है तो हम लोग यहाँ पे कुछ कर नहीं सकते हैं। इसलिए हम लोगों के पास ये मजबूरी हो जाता है कि हम लोग को सेकेंडरी टर्म से ही, तो इस लोड कंपोनेंट की वजह से हम लोग प्राइमरी का सर्किट डायग्राम नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि ये जो I2 डैश यहाँ पे बना है ये लोडिंग इफेक्ट के कारण बना है। तो यदि लोडिंग इफेक्ट का जो नेचर है
उसके बारे में हम लोग नहीं जान सकेंगे तो हम लोग I2 टेस्ट के बारे में कैसे जानेंगे। तो निश्चित ही पहले हम लोग सेकेंडरी जो साइट है मेरा वहाँ से हम लोग स्टार्ट करना शुरू करेंगे फेज़र डायग्राम के लिए। चूँकि मेरे पास जो रेफरेंस है वो क्या है 5m। क्यों 5m है? क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के लिए कॉमन है। तो सबसे पहले हम लोग एक लाइन खींचते हैं 5m का, एक रेफरेंस लाइन हम लोग 5m का खींचे। m जो होगा इसी के फेज में मेरा IM भी फ्लो करेगा बराबर। IM जो फ्लो होगा वो इन फेज विथ 5m, ये IM है। जो करंट मेरा मैग्नेटाइजेशन इफेक्ट में भाग ले रहा है वो मेरा करंट कौन सा है? IM है। अब जो कि यहाँ पे है और इसके पैरेलली जो फ्लो हो रहा है IM करंट, वही करंट फ्लो करेगा। चूँकि हम लोग जानते हैं फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फर्स्ट सेकेंड रूल के हिसाब से और लेंजेस लॉ के हिसाब से कि जो EMF इंड्यूस होगा वो 90 डिग्री क्या होगा? इससे लैग करेगा, इस फ्लक्स से 90 डिग्री लैग करेगा। यदि मेरा ट्रांसफार्मर स्टेप अप है तो E2 का वैल्यू मोर होगा, E2 का वैल्यू मोर होगा, है ना। स्टेप अप है तो E2 का वैल्यू मोर होगा, स्टेप डाउन है तो E1 का वैल्यू मोर होगा। तो E2 का वैल्यू मोर होगा, E1 का वैल्यू लेस होगा। चूँकि E1 या E2 एक ही फ्लक्स के कारण जनरेट हो रहा है, एक ही फ्लक्स के कारण दोनों EMF मेरा इंड्यूस हो रहा है, तो E1 और E2 एक ही फेज में होगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं E1 और E2 के बीच में क्या रिलेशन है? E1 बाय E2 इक्वल टू होता है, क्या होता है? N1 बाय N2 होता है ना, N1 बाय N2। तो सपोज E1 इक्वल टू क्या होगा? N1 बाय N2 इंटू E2। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? E1 इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, E1 इक्वल टू लिख सकते हैं K इंटू E2, K इंटू E2 बराबर। तो ये K इंटू E2 ये क्या शो कर रहा है? इन फेज विथ E1, है ना। K इंटू E2 क्या शो कर रहा है? इन फेज विथ E1। E2 जो होगा और E1 का जो फेज होगा वो एक ही में होगा। अब चूँकि वोल्टेज भी जो है मेरा वो क्या करेगा? लैग करेगा। क्यों लैग करेगा? क्योंकि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एक इंडक्टर लगा हुआ है, तो सेकेंडरी EMF जो वोल्टेज है जो लोड के साथ कनेक्टेड है वो क्या होगा? वो भी कुछ लैग करेगा, सम एंगल थीटा, सम एंगल थीटा, है ना। अब चूंकि लोड भी मेरा क्या है? लैगिंग नेचर का है, 5 एंगल से लैग कर रहा है यहाँ पे। तो लोड भी जब लैगिंग कर रहा है तो जो करंट होगा I2, जो करंट होगा I2 वो भी क्या होगा रे? वो भी लैग करेगा कि नहीं करेगा?
वो भी मेरा लैग करेगा। जो करंट I2 होगा मेरा वो क्या करेगा, लैग करेगा। ये मेरा कौन सा लाइन है, ये मेरा V2 का लाइन है, याद रखना ना। इसके बाद अब हम लोग देखेंगे EMF इक्वेशंस का। तो यदि KVL अप्लाई करते हैं इन सेकेंडरी साइड तो मेरा क्या आएगा, V2 इक्वल टू, ये जो V2 इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस I2 R2 प्लस JX2। जे क्या है, जैकोबियन फैक्टर। और हम लोग जानते हैं Z जो होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ R एंड X। इस R और X का जो समेशन होगा वो क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस कहलाएगा, है ना। इस R और X का जो समेशन होगा वो मेरा क्या कहलाएगा, इम्पीडेंस कहलाएगा। ठीक है। तो अब मेरा क्या बचा यहाँ पे, हमको I2 मिल गया है, ये I2 हमको मिल गया है, R2 JX2 सब पता है हमको। अच्छा, I2 जो होगा वो इन फेज विथ R2 होगा, लेकिन X2 के साथ वो क्या कर जाएगा, लग कर जाएगा। ठीक है। तो जैसे ही हम लोग यदि फाइंड आउट करेंगे V2 का रिलेशन तो कैसे होगा, हम लोग जानते हैं कि I2 के साथ ही मेरा पैरेलली चलेगा, कौन सा, क्योंकि इन फेज है, I2 इन फेज है R2 के साथ। ये जो यहाँ पे ड्रॉप बना I2 R2, ये ड्रॉप है मेरा I2 R2। तो ये जो ड्रॉप है मेरा I2 R2 इसके पैरेलल में है, इस लाइन के I2 लाइन के पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में है, क्योंकि ये दोनों इन फेज में है। लेकिन जब बात करेंगे हम लोग X2 का, तो X2 क्या करेगा रे, X2 मेरा पूरी ये इंडक्टिव नेचर का है, X2 मेरा पूरी इंडक्टिव नेचर का है। तो वो क्या कर जाएगा रे, वो पूरी उसका जो करंट होगा I2 R2 90 डिग्री लैग कर जाएगा, I2 X2 90 डिग्री लैग कर जाएगा। ये मेरा I2 X2 लाइन है ना। और इस डॉटेड लाइन को हम लोग यहाँ पे यदि मिला देते हैं तो ये मेरा किसका लाइन है, I2 इंटू Z का। ये लाइन किसका होगा, ये लाइन मेरा होगा I2 इंटू Z का, बराबर। ये लाइन मेरा I2 इंटू Z का होगा। अब तो मेरा सेकेंडरी साइड में कुछ बचा नहीं है, सारा का काम हो गया। अब आते हैं हम लोग प्राइमरी साइड में, ठीक ना। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे KVL अप्लाई करेंगे प्राइमरी साइड में। प्राइमरी साइड में हम लोग यदि KVL अप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या पाएंगे, V1 इक्वल टू E1 V1, ये है क्या है, V1 इक्वल टू I1 R1 प्लस JX1, बस इतना ही, प्लस E1 और इसके समेशन, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज है वो क्या है, E1 है। ठीक है, इसके बीच का या इसके बीच का जो वोल्टेज E1 I1 R1 प्लस I1 JX1। फिर यहाँ सवाल ये क्रिएट होता है, I1 भी मेरा क्या है, समेशन है। I1 किसका समेशन है, यहाँ पे हम लोग यदि जंक्शन देखेंगे, इसको मिटाते हैं, यहाँ पे यदि हम लोग जंक्शन देखेंगे, हाँ, तो इस जंक्शन से हमको पता चलेगा कि I1 यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, पहला I नोड में, दूसरा I2 डैश में, है ना। I1 जो है मेरा दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I1 जो है फेजर सम जो है
I1 का जो फेज़र है वो किसके किसके बराबर है, आई नोड और आई नोड का जो फेज़र होगा और I2 डैश का जो फेज़र होगा उसके बराबर होगा। यानी इसके करंट और इसके करंट के जो फेज़र सम होगा उसके बराबर होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग देख रहे हैं आई नोड भी दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ये एक पार्ट यहाँ हुआ, पार्ट यहाँ हुआ, तो आई नोड भी मेरा दो पार्ट में डिवाइड हुआ। आई नोड जो है मेरा दो पार्ट में डिवाइड होकर के क्या बनाया, आई नोड जो है आई एम का फेज़र सम प्लस आई सी का फेज़र सम। आई सी यहाँ पे क्या है रे, कॉपर लॉस। ये आई सी का फेज़र सम इसका और इसके फेज़र सम के बराबर क्या होगा, मेरा टोटल जो है इसका वैल्यू होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आई एम तो हम लोग पहले ही ड्रॉ कर चुके हैं। आई सी क्या करेगा रे बउआ, आई सी करेगा, चूंकि रजिस्टिव लोड है, कैसा लोड है, रजिस्टिव लोड है, तो ये पूरी तरह से 90 डिग्री क्या करेगा, ये पूरी तरह से 90 डिग्री आईसी मेरा लीड करेगा। लीड इसलिए करेगा क्योंकि ये रजिस्टिव है और ये इंडक्टिव है। रजिस्टिव लोड याद रखना, रजिस्टिव लोड और इंडक्टिव लोड, प्योर रजिस्टिव लोड, प्योर इंडक्टिव लोड, ये एक दूसरे को क्या करेगा, एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं तो प्योर रजिस्टिव इंडक्टिव यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी प्योर रजिस्टिव प्योर इंडक्टिव है, तो एक दूसरे के बीच 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, बराबर। तो लिखा है यहाँ पे I0 है, इसका फेज़र और इसके फेज़र सम के बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग फेज़र सम करते हैं। फेज़र सम मीन्स रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट हम लोग निकालेंगे। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वो क्या होगा, वो मेरा होगा आई नोड, ये मेरा आई नोड। ठीक है, उसके बाद आई नोड मेरा फाइंड आउट हो गया। आई नोड के बाद यहाँ पे हम लोग फिर देखते हैं सेकेंड इक्वेशन में मेरा क्या है, I1 इक्वल टू आई नोड प्लस I2 डैश। तो I2 डैश तो मेरा इस I2 इधर है, तो I2 डैश क्या होगा, इसके बिल्कुल विपरीत, यदि हम लोग क्या लेंगे, इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो इसके बिल्कुल विपरीत होगा I2 डैश। और इन दोनों का जो फेज़र सम है, फेज़र सम हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये कहीं पे यहाँ पे जंक्चर होगा और ये बन गया मेरा I2 डैश और आई नोड का जो समीशन है वो मेरा क्या है, ये करंट है मेरा I1, करंट फ्लोइंग थ्रू प्राइमरी वाइंडिंग। अब हम लोग आते हैं सर्किट डायग्राम पे। फिर से सर्किट डायग्राम से भी बना सकते हैं और इक्वेशन से भी बना सकते हैं, जैसा कन्वीनियंट जिसको हो उस हिसाब से वो कर सकता है। ठीक है, तो यदि हम लोग इक्वेशन से देखें, ठीक है, तो क्या है, I1 R1 प्लस JX1 I1 का जो समेशन है, फेजर सम होगा, वो मेरा क्या होगा, V1, या V1 छूट गया है, V1 के बराबर होगा।
तो मेरा I1 हमको मिल गया, ठीक है। E1 हमको मिल गया। E1 कहाँ होगा? E1 जो होगा, चूँकि हमको मैग्नीट्यूड से काम है तो हम लोग जो है एकदम ऑपोजिट डायरेक्शन में E1 हम लोग खींच लिए, -E1 हम लोग खींच लिए, मैग्नीट्यूड से काम है। तो E1 हमको मिल गया। I1 R1, E1 के साथ I1 R1, I1 के पैरेलली हम लोग यदि इसको खींचते हैं ना, I1 के पैरेलली हम लोग इसको खींचे, ये क्या है मेरा I1 R1 ड्रॉप, ठीक है, I1 R1 ड्रॉप। उसके बाद क्या है I1 JX1। तो I1 JX1 जो है वो पूरी तरह से इंडक्टिव लोड है, तो ये क्या करेगा 90 डिग्री लैग करेगा। I1 JX1 जो है ये मेरा पूरी तरह से क्या किया 90 डिग्री लैग किया। तो इन दोनों का जो 1 2 3, इन तीनों का देखो यहाँ पे 1 2 3, हमको तीनों मालूम हो गया I1 R1 I1 JX1। जो तीनों का जो फेजर सम है वो मेरा क्या है, वो मेरा V1 है, वो मेरा V1 है। अब हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, इस V1 से जो प्राइमरी करंट है मेरा I1 उसके बीच का फेज डिफरेंस सपोज क्या है φ1 है, ठीक है। तो हम लोग चूँकि देखे थे नो लोड कंडीशन में, जब नो लोड कंडीशन था तो उसमें I1 और V के बीच जो फेज डिफरेंस था वही I2 और E2 के बीच में फेज डिफरेंस था। लेकिन इस केस में क्या है, फेज डिफरेंस दोनों का चेंज हो गया है ना। तो यही अंतर है, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैपेसिटिव लोड के बारे में, और कैपेसिटिव मीन्स लीडिंग पावर फैक्टर के बारे में। उसके बाद आगे हम लोग जानेंगे लीडिंग पावर फैक्टर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।